हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ। तो एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चों का ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ बच्चों। तो सोशल साइंस की हम लोग भूगोल की बुक से अध्याय 7 पढ़ रहे थे, लेसन 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, है ना बच्चों। तो पिछले दिनों हम लोगों ने इसमें सड़क मार्ग और रेल मार्ग और पाइपलाइन परिवहन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग 2 नए मार्गों के बारे में पढ़ेंगे और वो है हमारा जल मार्ग और वायु मार्ग। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं जल मार्ग। तो जल मार्ग बच्चों भारत का बहुत ही प्राचीन, है ना, काल से जो है वो इस मार्ग का इस्तेमाल जो है वो लोग करते रहे हैं। ठीक है, और जल मार्ग जो है वो परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो है वो माना जाता है। ख़ास तौर से विशेषकर जो भारी सामान होता है, वस्तुएं होती हैं ना, उनको ढोने में जल मार्ग जो है वो सबसे उपयोगी होता है। जल मार्ग जो है भारत में 2 प्रकार का है, उसको हम 2 भागों में रख सकते हैं। एक है हमारा आंतरिक जल मार्ग और दूसरा है समुद्री जल मार्ग। ठीक, आंतरिक जल मार्ग जिसको हम अंतःस्थलीय जल मार्ग भी बोलते हैं। ठीक, अंतःस्थलीय या आंतरिक जलमार्ग वो होता है बच्चों जो भारत की बड़ी नदियों के द्वारा और नहरों के द्वारा किया जाता है। कौन सी बड़ी नदियां हैं जिनसे आंतरिक जलमार्ग की सुविधा दी गई है? वो है हमारी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। ये बड़ी भारत की नदियां हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो नौका चालन यानी नाव चलाने के लिए किया जाता है। तो भारत में जो आंतरिक जलमार्ग है उसकी कुल लंबाई जो है बच्चों वो है हमारी 14,500 किलोमीटर। यानी भारत का आंतरिक जलमार्ग जो है वो 14,500 किलोमीटर लंबा है। ठीक, भारत में जो जलमार्ग हैं उनको भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में, आंतरिक जलमार्गों को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया है। तो जो 2 मेन हैं जिनको राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में भारत सरकार ने घोषित किया है, वो है पहला मार्ग है हमारा हल्दिया से इलाहाबाद के बीच का, है ना, गंगा जलमार्ग जिसको हम कहते हैं। हल्दिया कहाँ है बच्चों? हल्दिया है हमारा ये पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, और इलाहाबाद तो आप जानते हो कहाँ है, यानी यूपी में। तो इलाहाबाद तक का, यानी हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक का गंगा नदी के द्वारा जो जल मार्ग है वो भारत का पहला मार्ग है जिसको राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया गया। इस मार्ग की लंबाई कितनी है बच्चों? जल मार्ग की 1620 किलोमीटर लंबा है ना। तो दूसरा मार्ग कौन सा है जिसको राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया गया? वो है सदिया से धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र जल मार्ग जिसको हम कहते हैं, है ना। ये सदिया धुबरी असम में है और इस ब्रह्मपुत्र जल मार्ग की जो लंबाई है वो 891 किलोमीटर है। ठीक, तो ये है भारत में आंतरिक जल मार्ग। ठीक है, अब आता है दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं समुद्री जल मार्ग। समुद्री जलमार्ग आपको पता है बच्चों कि भारत की जो तट रेखा मतलब जो भारत की ये समुद्री, है ना, रेखा, तट है। इस तट रेखा यानी समुद्री सीमा की या तट की लंबाई जो है भारत की कुल 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक, और इस 7,516.6 किलोमीटर लंबी जो तट रेखा है इस पे भारत के कई सारे बड़े और छोटे और मध्यम आकार के पत्तन यानी बंदरगाह स्थित हैं। भारत में कुल 12 जो हैं बच्चों बड़े पत्तन हैं, पत्तन यानी बंदरगाह, और 200 जो हैं लगभग वो मध्यम और छोटे बंदरगाह जो हैं वो भारत की इसी तट रेखा पर, जिसकी लंबाई कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। तो इस तट रेखा पर 12 जो है बड़े बंदरगाह और 200 जो है मध्यम और छोटे बंदरगाह जो हैं वो स्थित हैं। ठीक,
और भारत का 95% यानी 95% व्यापार जो है इन्हीं छोटे बड़े बंदरगाहों से किया जाता है। कौन सा व्यापार? जो भारत का विदेशी व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब ये 12 बंदरगाह भारत के कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग संक्षेप में पढ़ेंगे। तो पहला बंदरगाह है कांदला बंदरगाह, दूसरा है मुंबई बंदरगाह, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू पत्तन या बंदरगाह, फिर चौथा है मर्मगांव, फिर है इसके बाद न्यू मैंगलोर, फिर उसके बाद है कोचीन। ये जो 6 बंदरगाह हैं ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन हैं। अगर हम मैप में देखें तो ये 6 पत्तन ये हैं। कांदला जो गुजरात में है, कच्छ में है, और दूसरा है मुंबई जो महाराष्ट्र में है, मर्मगांव जो गोवा में है, न्यू मैंगलोर जो कर्नाटक में है, कोच्चि यानी केरल में है। तो ये भारत के वो बंदरगाह हैं जो भारत के इस पश्चिमी तट पर क्या हैं, स्थित है। पहला बंदरगाह कौन सा है बच्चों? पहला बंदरगाह है हमारा कांदला बंदरगाह। इस हमने बताया कि ये बंदरगाह जो है वो गुजरात में स्थित है, कच्छ में, गुजरात का जो कच्छ वाला क्षेत्र वहाँ। कांदला बंदरगाह का निर्माण जो है वो भारत में इसलिए किया गया है ताकि कोचीन बंदरगाह की कमी को पूरा जो हमारा कराची बंदरगाह है उसकी कमी को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके, और मुंबई बंदरगाह पर जो भीड़ का दबाव है ना, उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इसलिए कांदला बंदरगाह का क्या किया गया है, विकास किया गया है या निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये बंदरगाह जो है भारत का एक कैसा बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है ना। इस बंदरगाह को आज दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना है। कराची बंदरगाह पहले भारत में था, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान में है तो भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, तो अब कराची जो है वो पाकिस्तान में है। तो कराची की कमी को पूरा करने के लिए और मुंबई के बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया है। दूसरा बंदरगाह है हमारा मुंबई। मुंबई जो बच्चों भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ना। तो अगर बोर्ड में पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा बंदरगाह, तो वो है मुंबई। तीसरा बंदरगाह है वो है हमारा आपका मर्मगांव बंदरगाह। मर्मगांव बंदरगाह जो है ये कहाँ पर है, तो ये गोवा में है। ये बंदरगाह गोवा में है, और इस बंदरगाह की खासियत ये है कि यहाँ से भारत का आधे से ज़्यादा लोहा जो है विदेशों को भेजा जाता है। यानी ये लोहा निर्यात के लिए भारत में ये महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है। यानी 50% लोहा इस बंदरगाह से भारत से क्या किया जाता है, दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। उसके बाद आता है न्यू बेंगलोर। न्यू बेंगलोर बंदरगाह कहाँ है, तो ये कर्नाटक राज्य में है ना। कर्नाटक राज्य का जो पश्चिमी तट है वहाँ ये बंदरगाह स्थित है। ठीक है, और यहाँ से भी जो लोहा है, लौह अयस्क यानी लोहा, उसका निर्यात किया जाता है। उसके बाद आता है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि को हम कोचीन बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो ये भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर यानी केरल में स्थित है ना। और ये बंदरगाह जो है वो समुद्र के किनारे नहीं बल्कि एक लेगून यानी झील के मुहाने पर क्या है, स्थित है। ठीक है, इन बंदरगाहों के अलावा मुंबई बंदरगाह के भीड़ को कम करने के लिए यहाँ एक मुंबई के पास ही एक नए बंदरगाह का निर्माण किया गया है ना, ठीक मुंबई बंदरगाह के सामने। और उस बंदरगाह को बोला जाता है, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ठीक है, तो ये है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह। चलिए अब आता है भारत के पूर्वी तट पर। पूर्वी तट मतलब ये बंगाल की खाड़ी। तो पूर्वी तट पर जो पहला, अगर हम नीचे से शुरू करें तो पहला बंदरगाह है तूतीकोरन। तूतीकोरन बंदरगाह है कहाँ बच्चों, तो तूतीकोरन बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद आता दूसरा बंदरगाह, वो है हमारा चेन्नई। चेन्नई जो है वो भारत का सबसे पुराना या प्राचीनतम क्या है बच्चों, बंदरगाह है। ना केवल प्राचीनतम बल्कि ये भारत का कृत्रिम आर्टिफिशियल बंदरगाह है ना।
और मुंबई के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तीसरा बंदरगाह आता है विशाखापट्टनम। ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश के इस पूर्वी तट पर स्थित है। और ये चारों तरफ से बच्चों ये स्थल से घिरा बंदरगाह है ना, 3 और स्थल से घिरा बंदरगाह है। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये गहरा है, इसकी गहराई इस बंदरगाह की बहुत ज़्यादा है और सुरक्षित भी है। तो ये स्थल से घिरा बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह है और सुरक्षित बंदरगाह। अब आता है पारादीप। पारादीप कहाँ है? तो ये उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक, और ये भारत का नवीनतम बंदरगाह है। नवीनतम मतलब नया बंदरगाह है। और ये बंदरगाह भी मर्मगांव और न्यू मैंगलोर की तरह लोहा निर्यात करने के लिए क्या है, जाना जाता। उसके बाद आता है हमारा कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह पश्चिमी बंगाल में है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ है बच्चों? पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, और ये बंदरगाह जो है वो एक ज्वारीय बंदरगाह, अंतःस्थलीय नदीय या ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक, क्योंकि यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, हुगली नदी है जो बहुत सारा अवसाद लाकर यहाँ जमा करती है और इसलिए यहाँ समुद्र की गहराई कम हो जाती है, तो ज्वार का सहारा लेना पड़ता है जहाज़ों को। इसलिए समय समय पर कलकत्ता बंदरगाह की क्या होती, सफाई होती है ताकि जहाज़ यहाँ आसानी से आ सके और जा सके। कलकत्ता बंदरगाह की जो कमी है उसको दूर करने के लिए कोलकाता के निकट ही एक नया बंदरगाह बनाया गया है जिसको हम हल्दिया बंदरगाह के नाम से जानते हैं, और ये कोलकाता का सहायक बंदरगाह भी माना जाता है। तो कोलकाता की भीड़ को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो ये है बच्चों भारत के कुछ प्रमुख पत्तन, है ना, जिनसे भारत का 95% क्या होता है, विदेशी व्यापार यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो ये हो गया हमारा जल मार्ग। अब चलते हैं, उसके बाद आता है वायु मार्ग। वायु मार्ग जो है वो भारत का क्या बच्चों, विश्व का सबसे तीव्र गति से चलने वाला यानी तीव्रतम परिवहन का मार्ग है और आरामदायक भी मार्ग है, लेकिन महंगा भी है ना। वायु परिवहन उन जगहों के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है जहाँ ट्रेन और सड़कें नहीं बन सकती हैं, दुर्गम इलाके हैं, अगम्य इलाके हैं जहाँ लोग नहीं पहुँच सकते, वहाँ वायु मार्ग के द्वारा, है ना, परिवहन जो है वो किया जाता है। चाहे वो बड़े विशाल समुद्र को पार करना हो या मरुस्थलों को पार करना हो या पर्वतों से ऊपर को पार करके जाना हो, उन जगहों में वायु मार्ग जो है वो सबसे उपयोगी माना जाता है। भारत में वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया? तो भारत में पहली बार वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया, 1953 में। भारत में जो वायु मार्ग हैं उसमें 3 प्रमुख मार्ग हैं। एक है इंडियन एयरलाइंस, दूसरा है एयर इंडिया इंटरनेशनल, तीसरा है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अब आता है इनमें अंतर क्या है बच्चों तीनों में। तो इंडियन एयरलाइंस जो सेवा है या निगम है वो उसका काम है कि देश के आंतरिक भागों में या जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनको वायु परिवहन की क्या करना, सुविधा प्रदान करना। यानी भारत के आंतरिक भागों में, यानी अगर दिल्ली से आपको चेन्नई जाना, मुंबई जाना है तो इस मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है ना, और इंडियन एयरलाइंस का। और या फिर इन पड़ोसी देशों में नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है ना, तिब्बत है, चीन है, श्रीलंका, इन पड़ोसी मालदीव है, इन देशों को जाना हो तो हम किस वायु सेवा का इस्तेमाल करते हैं? इंडियन एयरलाइंस का, है ना। इंडियन एयरलाइंस की सुविधाएं जो हैं या सेवाएं जिन पत्तनों से, वायु पत्तनों से संचालित की जाती हैं वो है हमारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता।
ये 4 महानगर हैं जहाँ से इंडियन एयरलाइंस की सेवाएं क्या की जाती हैं, संचालित की जाती हैं। और इंडियन एयरलाइंस का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो आपका कहाँ है, नई दिल्ली में है। दूसरा हमारा वायु परिवहन जो है वो निगम है, जिसको हम एयर इंडिया इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। एयर इंडिया इंटरनेशनल क्या है बच्चों? एयर इंडिया इंटरनेशनल जो है वो निगम है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की क्या करता है, व्यवस्था। यानी अगर आपको दिल्ली से लंदन जाना है तो हम एयर इंडिया इंटरनेशनल की वायु सेवा से क्या होते हैं, जाते हैं। ठीक है, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय अगर हमको यात्रा करनी है, यानी विदेशों की यात्रा करनी है, तो हम एयर इंडिया इंटरनेशनल जो सेवा है उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। एयर इंडिया इंटरनेशनल जो निगम है वो उसके द्वारा संचालित जो हैं वो 5 वायु मार्ग हैं। ये 5 वायु मार्ग कहाँ कहाँ के लिए हैं? तो पहला वायु मार्ग जो है जिस पर एयर इंडिया इंटरनेशनल वायु सुविधा उपलब्ध कराती है वो है मुंबई से कराची, फिर कराची से अदन, अदन से नैरोबी। दूसरा मार्ग जाता है मुंबई से काहिरा, काहिरा से रोम, रोम से जिनेवा, जिनेवा से पेरिस और पेरिस से लंदन। तीसरा मार्ग जाता है दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, फिर काबुल और फिर उसके बाद मॉस्को। चौथा मार्ग वायु मार्ग जाता है एयर इंडिया का, वो है कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से सिंगापुर, सिंगापुर से सिडनी और सिडनी से फिर पर्थ, यानी भारत से ऑस्ट्रेलिया। और पांचवा मार्ग जाता है मुंबई से काहिरा, काहिरा आपका मिस्र में है, फिर काहिरा से रोम, रोम से फिर डुसलडर्फ, डुसलडर्फ यानी आपका जर्मनी, फिर उसके बाद पेरिस और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क। तो ये 5 वायु मार्ग जो हैं वो एयर इंडिया इंटरनेशनल निगम द्वारा क्या की जाती हैं, संचालित की जाती हैं। तो समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है। ये देश के अंदर सेवा उपलब्ध कराती है और पड़ोसी देशों को, और ये विदेशों के लिए। ठीक है, तो अगर हमको देश के अंदर कहीं जाना तो हम एयर इंडिया के फ़्लाइट से जाएंगे, अगर विदेश जाना तो हम इंडियन एयरलाइंस के फ़्लाइट से जाए, अगर हमको विदेश जाना तो हम एयर इंडिया के फ़्लाइट से जाएंगे। अब आता है तीसरी जो सेवा बहुत महत्वपूर्ण है भारत में, वो है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की जो स्थापना है वो 15 अक्टूबर 1985 में की गई थी। इसका विकास क्यों किया गया, पवन हंस हेलीकॉप्टर की सुविधा की शुरुआत क्यों की गई, इसका विकास इसलिए किया गया ताकि जो पेट्रोलियम क्षेत्र हैं उनकी आवश्यकताओं को क्या किया जाए, पूरा करने के लिए। और भारत के जो अगम्य या दूरगामी क्षेत्र हैं या इंटीरियर एरिया हैं, जैसे हमारा उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर के दुर्गम क्षेत्र हैं, कारगिल वगैरह, और या फिर हमारा जो ये वाला क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश वाला, या जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ के जो दुर्गम क्षेत्र हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर, इनके दुर्गम क्षेत्रों तक पवन हंस के द्वारा ही क्या की जाती है, जो हेलीकॉप्टर है पवन हंस, उसके द्वारा यहाँ वस्तु और सेवाएं क्या की जाती हैं, पहुँचाई जाती हैं। यानी पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है इन दुर्गम क्षेत्रों को भारत के बाकी भागों से क्या करता है बच्चों, जोड़ता है। तो ये हो गया हमारा वायु परिवहन। वायु परिवहन के अंतर्गत भारत के कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो बहुत सारे बच्चों, लेकिन कुछ मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो है दिल्ली में, जिसको हम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं। मुंबई में है जिसको हम बोलते हैं छत्रपति शिवाजी, है ना, हवाई अड्डा। उसके बाद चेन्नई में है मिनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैदराबाद में है वो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये भारत के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं या पत्तन है, एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये बच्चों आज हमारा हो गया जलमार्ग और वायु मार्ग। थैंक यू बच्चों।